को रिवाइज कीजिए। देखिए, हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और ये अपनी 8वीं क्लास होगी। इसमें हम बात करेंगे 17वीं सेंचुरी के बारे में और बात करेंगे जैकोबिन एज के बारे में। ये 1603 से लेकर के 1625 तक रही थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये जैकोबिन एज का शब्द आया कहाँ से? हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जैकोबिन एज का नाम जैकोबिन एज कैसे पड़ा। हम ये डिस्कस करेंगे कि कैरोलाइन एज का नाम कैरोलाइन कैसे पड़ा। हम ये देखेंगे क्वीन एलिजाबेथ के बाद कौन कौन से राजा आए जिन्होंने शासन किया इंग्लैंड में और किस किस समय पर अराजकता फैली, किस किस समय पर शांति आई। रेस्टोरेशन एज का नाम रेस्टोरेशन कैसे पड़ा, पेटन एज कब से कब तक रही, मिल्टन कहाँ पर थे, कैसे क्या घटनाएं हुई हैं, हर एक बात को डिटेल में पॉइंट वाइज फैक्ट वाइज समझते हुए चलेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसे ही एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हो गई थी, उसके ठीक बाद जेम्स फर्स्ट राजगद्दी पर आ गए थे, जिनका कॉरोनेशन हो गया था। कॉरोनेशन का होता है तिलक होना, राज तिलक होना। और ये जेम्स फर्स्ट जो थे 1603 से लेकर के 1625 तक रहे थे। अब ये जेम्स वर्ड जो है ना, इसका अगर हम लैटिन वर्ड देखें तो जैकोबियस होता है और जैकोबियस से ही जैकोबियन एज बना हुआ है। तो बेसिकली जैकोबिन एज जो है वो जेम्स फर्स्ट के लैटिन वर्ड से बना हुआ है। अब इसके बाद इसका जो सन है चार्ल्स फर्स्ट, ये 1625 से 1649 तक रहा था। इसकी अगली वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे उसमें चार्ल्स फर्स्ट के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि ये अच्छा इंसान था कि ये बुरा इंसान था। फिलहाल इसके बारे में इतना ही जानना जरूरी है। अभी चार्ल्स वर्ड जो है ना, अगर इसका लैटिन वर्ड देखें तो इसका होता है कैरोलस और कैरोलस से ही बना है कैरोलाइन एज। तो आई थिंक आपको ये दो आंसर्स मिल चुके होंगे। तो इसका सन चार्ल्स सेकंड आता है, जो अपनी माँ के साथ में फ्रांस भाग गया था। उस समय जो रिलीजियस राइटिंग थी, जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह थे, उनका लिखने का तरीका जो था, वो जो लिखने का समय था वो बहुत ही पीक पर था, मतलब सबसे ज़्यादा लिखा जा रहा था। और अगर बात करें जेम्स फर्स्ट के साम्राज्य के बारे में तो उसमें एक राइटर निकल के आते हैं बेकन, फ्रांसिस बेकन। ये आपके फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहलाते हैं, जिसका मतलब होता है अनुभववाद। इसके अलावा जॉन डन हमें दिखाई देते हैं, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्स में से एक होते हैं। ये आपके रिलीजियस पोइट हैं। इन्होंने कंसीट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। कंसीट आपका एक लिटरेरी टर्म है, जिसका मतलब होता है कोई ऐसी बात लिखना जो बियॉन्ड हो, हमारी सोच के परे हो। आपको डिटेल में देखने को मिलेगा हमारे सिलेबस में, और आप इसको गूगल भी कर सकते हो इसको और डिटेल समझने के लिए। फिर इसके अलावा टॉमस ब्राउन में दिखाई देते हैं, जिससे वर्जीनिया वुल्फ काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी। इसके अलावा अगर बात करें कैरोलिन एज के बारे में तो ये 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड में स्टार्ट होता है। यहाँ के जो पोइट्स थे इंग्लैंड के, वो किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर्स थे, जिसमें मेटाफिजिकल पोइट्स भी इंक्लूड थे। इसके अलावा एक ग्रुप का नाम आपके लिए और जानना जरूरी है, जिसका नाम है कैवलियर पोइट्स। ये कैवलियर पोइट्स कौन थे तो उनके बारे में समझ लीजिए। ये अपनी राइटिंग जो है वो रिलीजियस और ब्यूटी के लिए लिखते थे, मतलब इनकी राइटिंग जो थी उनका सेंटर जो था वो रिलीजन और ब्यूटी था। वो लाइट मैनर में लिखते थे और ये बेन जॉनसन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, इसलिए इनको सन ऑफ बेन जॉनसन भी कहा जाता है। दूसरी बात, इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य ये था कि हर एक इंसान को प्रेजेंट टाइम पर रहना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। ना तो आपको पास्ट में जीना चाहिए, ना तो पास्ट की बातें ज़्यादा सोचनी चाहिए, ना ही फ्यूचर की आपको चिंता करनी चाहिए। कोई भी ज़्यादा आपको सोचना विचारना नहीं, बस अपने प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना है। अगर बात करें मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में रखे जाते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे वो रिलीजियस थे, सीरियस थे और ग्रेव थे। अब इनका मकसद क्या था, ये क्या लिखते थे वो भी जान लीजिए। तो ये इमेजिनरी वर्क्स लिखते थे। इनके थॉट्स जो थे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे। कॉम्प्लेक्स क्यों थे? क्योंकि कंसीट का यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे। ये इसके साथ में, कंसीट के साथ में, ये पैराडॉक्स का भी यूज़ करते थे और ये क्वेश्चन करते थे क्या ईश्वर वास्तव में इस दुनिया में हैं। ईश्वर के अस्तित्व पर ही क्वेश्चन ही उठाते थे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये मेटाफिजिकल पोइट्स वर्ड कहाँ से आया हुआ है? तो ये टर्म जो है मेटाफिजिकल पोइट्स,
ये कॉइन किया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपनी बुक में मोस्ट एमिनेंट पोइट्स इंग्लिश पोइट्स में किया है। जब ये मेटाफिजिकल पोइट्स जॉन डन वगैरह जो भी आपके राइटर्स थे जब ये लिख रहे थे तब इनको खुद मालूम नहीं था कि ये मेटाफिजिकल पोइट्री है। लेकिन बाद में जब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने स्टडी किया तो उन्होंने इनके लिए एक टर्म कॉइन किया अपनी बुक के अंदर। अगर मैं बात करूं कि मेटाफिजिकल पोइट्स का मतलब क्या है, पोइट्स तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कभी होता है, लेकिन मेटाफिजिकल का मतलब क्या है ये आप थोड़ा समझ लीजिए। बेसिकली मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड का मतलब परे, और फिजिकल का मतलब होता है द फिजिकल वर्ल्ड, यानी इस भौतिक दुनिया से परे। इनके जो विचार, इनकी जो राइटिंग्स होती थी वो इस भौतिक दुनिया से परे होती थी, जिसमें से जॉन डन जो थे वो इस मेटाफिजिकल पोइट्स के फाउंडर थे, लीडर भी थे। और इनका एक वर्ल्ड फेमस सोनेट है जिसका नाम है डेथ बी नॉट प्राउड। ये कभी कभी पूछा था इनका फेवरेट या सबसे फेमस इनका सोनेट कौन सा है। फिर अगर आगे बात करें कुछ प्रसिद्ध पोइट्स के बारे में उसी दौरान, तो जॉर्ज हर्वर्ड, एंड्रयू मार्वल, रिचर्ड क्रॉशॉ, हेनरी वोगम और ऐसे बहुत सारे राइटर्स दिखाई देते हैं। अब जैसे ये समय बदला तो चार्ल्स फर्स्ट और पार्लियामेंट के बीच में विवाद हो गया। ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि चार्ल्स फर्स्ट को बाद में फांसी दे दी गई, और फांसी देने के बाद वहाँ पर सिविल वार छिड़ गया। अब सिविल वार छिड़ गया है तो वहाँ पर हुआ क्या कि वहाँ पे कोई मोनार्की नहीं थी। जैसे इसको फांसी दे दी गई उसके बाद कोई भी राजा नहीं बना। तो जब कहीं कोई राजा, कोई मालिक नहीं होता किसी देश में, तो वहाँ पे अराजकता फैल जाती है। अब इस अराजकता को फैलाने में किसका योगदान रहा है वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पे कोई राजा था नहीं उस समय। यहाँ पे प्यूरिटन्स निकल के आते हैं। प्यूरिटन्स वे लोग होते हैं जो किसी भी राजा को नहीं मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाते हैं। तो यहाँ पे प्यूरिटन्स की वजह से इसको बोलते हैं प्यूरिटन एज, या इसको हम कह सकते हैं एज ऑफ मिल्टन। लेकिन थोड़े समय के लिए रही थी, 1649 से 1660 तक। फिर इसके आगे और देखिए अगर, तो 1649 से 1660 तक तो प्यूरिटन एज रहा, लेकिन ये फिनिश हो गया। उसके बाद 4 सेकंड को राजगद्दी मिल गई और वहाँ पर रेस्टोरेशन हो गया। मतलब जो अराजकता फैली थी वो सारी समाप्त हो गई और शांति की स्थापना हो गई। ये जो रेस्टोरेशन वर्ड है ना, इसी की वजह से अगली एज जो कहलाई 4 सेकंड की, वो रेस्टोरेशन एज भी कहलाई। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है। इसी दौरान कुछ और चीज़ें देखने को मिली। जो सेंट्रल यूरोप था वहाँ पर 1618 से लेकर 1648 से 30 साल तक, 30 सालों तक 30 ईयर वॉर देखने को मिला, जिसमें वार एक के बाद होते ही रहे लगातार। ये वार दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा खतरनाक युद्धों में से इसको माना जाता है। और ये इतना ज़्यादा खतरनाक था, इतना ज़्यादा डेंजरस था कि इसमें 8 मिलियन 80 लाख लोगों की जान गई। और ये सबसे बड़ा यूरोपियन रिलीजियस वॉर कहलाए हिस्ट्री में। और ये युद्ध जो है वो अलग अलग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक स्टेट्स के बीच में चलता रहा। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। नोट्स बनाइए, चीज़ों के रिवाइज कीजिए और उनको याद कीजिए।